नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहां पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन में कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो गवर्नमेंट की सारी लीडिंग वेबसाइट्स और लीडिंग न्यूज़पेपर से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही पर्सपेक्टिव में ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंट देखें और इसका मैक्सिमम बेनिफिट भी अवेल करें। तो आगे की ओर चलेंगे हम लोग। और साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो में आपने 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है और साथ में जो हमारा इंस्टा का पेज है उसको जरूर फॉलो कर ले। तो देखेंगे कि इन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। देखिए डेली जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसका किस तरीके का प्रभाव पड़ रहा है, जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कैसे चेंज हो रहा है, यूएनएससी की कैसे रेलेवेंसी खत्म हो रही है, क्योंकि लगातार यूएनएससी की रेलेवेंसी पे क्वेश्चन मार्क लगता हुआ आया है। ठीक है ना। तो ऊपर के दोनों टॉपिक आप देखेंगे तो एक दूसरे से लिंक्ड है वो। ठीक है, आप समझिएगा कि यहाँ पे नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। एक तरफ आपका रशिया है, चाइना है ना, और एक तरफ इनके तरफ नॉर्थ कोरिया को भी रख लीजिए। ठीक है ना। एक तरफ आपका वेस्टर्न वर्ल्ड हो गया जिसमें यूएस है, यूरोपियन कंट्रीज है ना, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है ना। इंडिया का अभी कोई स्टेक जो है वो न्यूट्रल मान सकते हैं, भले हमने जो है ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल के लिए जो डील की है रशिया से, तो वो हमारा बाइलेटरल रिलेशन है। हम किसी को सपोर्ट या उसके पक्ष या विपक्ष में नहीं है, इस चीज को समझिएगा। इसीलिए नैम की रेलेवेंसी देखी जा रही है। अब जहां पर नैम की रेलेवेंसी आ गई तो क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है यूपीएससी मेंस में कि भैया ऐसे लिख दो या बताओ कि इसकी क्या प्रासंगिकता है कंटेम्पररी वर्ल्ड में, है ना। ऐसे क्वेश्चंस को वो फ्रेम करता रहता है। ठीक है, तो इसको देखेंगे। दोनों जो है जीएस पेपर 2 का पार्ट है। एक में यूएनएससी की बात है, एक में यूक्रेन क्राइसिस और क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, किस तरीके का इंपैक्ट पड़ रहा है इसमें, ये देखेंगे। इसके बाद जो है जीएस पेपर 2 में ही जो आपका देखते हैं आप सोशल वेलफेयर स्कीम्स वगैरह, है ना, जो समाज के वंचित वर्गों के लिए या जो आपके आश्रित हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे यहाँ कार्यकारी जो जनसंख्या की जो एज मानी जाती है क्या 15 से 59 है, 15 से 59 है, तो 14 और 60 से अबव, मतलब 59 से अबव और 15 से नीचे वाले ये क्या हो गए, डिपेंडेबल हो गए, ये आपके बच्चे हो गए और ये आपके बुजुर्ग हो गए। तो वैसी ही केयर की आवश्यकता उनके लिए भी होती है। लगातार जो है आज के दौर में आप देख रहे हैं कि सीनियर सिटीजन्स के एलियनेशन को देखा जा रहा है, उनको वृद्धाश्रम भेजा जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है। तो जो माता पिता हमें ही जन्म देते हैं वही हमारे लिए अप्रासंगिक हो जाते हैं। जो भौतिकता है, जो भौतिकवाद है, वो इस चरम तक पहुंच चुका है। ये सब आप लोग देख रहे होंगे। उनके खिलाफ जो अब वो अकेले रहते तो उनके खिलाफ क्राइम के भी जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं, है ना। उनके खिलाफ अपराधों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो आगे की ओर देखेंगे। ये जीएस पेपर 2 का पार्ट है। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक इकोनॉमिक टूल है कि भैया हमको फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है तो रिमोट एरियाज में जो सबसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, बीपीएल के लोग हैं, है ना, जिनको लोन की आवश्यकता है तो उनको लोन प्रोवाइड किया जाए। तो उसके लिए ही ये एक आपका डायमेंशन। इसके लिए आरबीआई ने अभी बोला है कि आप जो है ब्याज दर जो है रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन उनसे जो है एक्सप्लॉइटेटिव उसका डायमेंशन नहीं होना चाहिए कि वो शोषणकारी ना हो, कि लोगों का शोषण हो। लेकिन आप देखते हैं कि एनबीएफसी और इन सब में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट होता है ना, और लोगों के पास इतना अवेयरनेस भी नहीं होती, बेचारे उनको कोई बताता भी नहीं कि फ्लैट रेट क्या है, रिड्यूसिंग क्या है, तो वो बेचारे उसमें उलझ जाते हैं और फिर उसमें उलझ जाते हैं तो वही फिर विस्कस साइकिल जो है गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रह जाते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड पेपर का पार्ट है, कोर इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है ये आपका। ठीक है ना, और इसके बारे में देखेंगे हम लोग। काफी बार क्वेश्चन भी फ्रेम किया गया है, तो ये एनवायरमेंट का पार्ट है। जीएस पेपर 3 में आप इसको रख सकते हैं, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है। इसमें मेंस का कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसको एज ए एग्जांपल हम यूज कर सकते हैं। ये है आपका मेंस का टॉपिक। तो यूक्रेन क्राइसिस और नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें। देखिए वर्ल्ड ऑर्डर की बात करें तो जब पहला वर्ल्ड वॉर हुआ और दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ आपका
ठीक है ना, 1940 का डिकेड आप देखेंगे। तो इसके बाद से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ क्या, उसी को हम बोलते थे बाइपोलर वर्ल्ड, द्विध्रुव। दो ध्रुव क्यों, क्योंकि दो केंद्र बिंदु थे शक्ति के, एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यूएसए था। ध्यान से सुनिएगा, मैं बार बार इसको इसलिए रिपीट करता हूं, ये पूरी की पूरी क्या है, वर्ल्ड हिस्ट्री और आईआर एक दूसरे से लिंक तो है। जब हमको वर्ल्ड हिस्ट्री पता होगा तभी तो हम आईआर में उसको यूज कर पाएंगे। अब समझिएगा वर्ल्ड ऑर्डर कैसा हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि भैया यूएसएसआर है और यूएसए। अब 90s के डिकेड में, जब 1990 में जब आपका सोवियत यूनियन का डिसोल्यूशन, जो आपका क्या हो गया, विघटन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो क्या हुआ उससे क्या हुआ, अब यह बोला जाने लगा कि यूएस का ही प्रभुत्व है। तो अब मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात होने लग गई, तो एक वर्ल्ड ऑर्डर जनरेट हुआ। ठीक, तो अब वापस से इस तरीके की जो कंडीशन वॉर की जनरेट हो रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि ये जो है अब नए जो है क्या वर्ल्ड ऑर्डर की बात की जा रही है, और उसके संदर्भ में चिंता का विषय भी वो बना हुआ है। अब समझिए ये जो यूक्रेन वाला जो वॉर चल रहा है रशिया के साथ, उसका क्या इंपैक्ट है। तो सीधी बात है, इसमें दो ध्रुव आपको दिखाई दे रहे हैं, दो ग्रुप बोल लीजिए आप उसको। तो यहां पर जो पॉलिटिकल बाउंड्री का जो डेमार्केशन है ना, जैसे यूरोप जो है उसको क्लियर कट वहां से डेमार्केशन है, ठीक है ना, मैप में हम देख रहे हैं। अब समझिएगा, तो राजनीतिक सीमा का एक प्रकार से विभाजन हो चुका है यहां पर दो अलग अलग समूहों में। एक तरफ कौन है, रशिया है, चाइना है और उनके अलाइज है, और दूसरी तरफ कौन है, अमेरिका है और वेस्टर्न यूरोप है। अब समझिएगा कि अगर अभी ये युद्ध हो रहा है और इस युद्ध को रोकने में अक्षम है यूनाइटेड नेशन, जिसको सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं, तो उसकी अप्रभाविता या इनइफेक्टिवनेस या अप्रासंगिकता, अब वो उसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। और ऐसा कई बार हुआ है, जैसे इराक पर जब यूएस ने अटैक किया है ना, मतलब जो आपका वॉर के दौरान जब वहां पर बॉम्बिंग की 2003 में, इजराइल ने बॉम्बिंग की लेबनान में 2006 में, सऊदी का जो आपका कोएलिशन का अटैक था यमन में 2015 में। तो कई सारे ऐसे जो है घटनाएं घट चुकी हैं जहां पर ये क्वेश्चन उठता है, प्रश्न चिन्ह लगता है कि भैया यूएनएससी की अब रेलेवेंसी क्या है, क्या है रेलेवेंसी। उसको आपने बनाया, तब से आपने मेंबरशिप तो उसकी बढ़ा दी, लेकिन वहां पर परमानेंट मेंबर तो आपने नहीं बढ़ाया वहां पर, है ना। P5 तो P5 है, और एक भी व्यक्ति अगर वहां पर वीटो कर देता है तो वो जो है वहां पर कोई भी प्रस्ताव पास नहीं होगा। तो ऐसे तो आपने उस पावर को सेंट्रलाइज करके रखा है कुछ पॉइंट्स में, है ना। भारत लगातार डिमांड कर रहा है कि हमको यूएनएससी में परमानेंट 5 में रखिए। अफ्रीका, जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, वहां से कोई भी नहीं है, तो इससे नॉर्थ साउथ डिवाइड का भी जो है प्रश्न चिन्ह लगता है। ये सब टॉपिक जो है, ये सब जो पॉइंट्स है पुराने ही है, ठीक है ना, वापस से ये हाईलाइट हुआ। इसके बाद फाइनेंशियल सिस्टम जो डोमिनेट करता आज कौन, यूएस डॉलर करता है ना, तो अब उसकी भी कमजोरी उजागर हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर यूएसए ने, लेकिन उसका बहुत ज्यादा प्रभाव रशिया की अर्थव्यवस्था पर नहीं देखा जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो सैंक्शंस इंपोज किए गए, ये जो प्रतिबंध आरोपित किए गए हैं, उसमें रशिया का जो बिगेस्ट बैंक है, जैसे कि आपका एक बैंक है, इसका सबेर बैंक बोलते हैं उसको, गाजप्रोम बैंक है, और जो एनर्जी एजेंसीज हैं वहां की, है ना, तो वहां पर उनको जो है वो शामिल नहीं है, तो उन पर किसी भी तरीके का ऋणात्मक प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो अर्थव्यवस्था पर रशिया के उतना प्रभाव नहीं पड़ा इन प्रतिबंधों के बाद भी। ये जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसके बाद भी उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना प्रभाव पूरा विश्व, यूरोप या यूएस सोच रहा था कि इसके करने से हम इनसे बार्गेनिंग कर लेंगे, लेकिन वो बार्गेन करने को रेडी नहीं है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये क्या करेगा, एक तरीके से मोटिवेशन देगा किसको, जैसे चाइना है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है ना, तो वो जो है सेम पाथ पे चले, अन्य देशों को भी प्रेरणा मिलेगी इससे, वो भी इससे मोटिवेट हो सकेंगे, और धीरे धीरे जो दुनिया है एक गैर डॉलर वैश्विक वित्तीय प्रणाली की ओर भी बढ़ेगा। अब यहां पर डी ग्लोबलाइजेशन देखा जा रहा है ना, क्यों, क्योंकि सारे आयाम में जो ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस थी, जैसे कि मान लीजिए इंटरनेशनल कॉपरेशन में एक दूसरे के साथ लोग समन्वय सहयोग कर रहे थे, सिक्योरिटी, मिलिट्री यूज, इकोनॉमिक ऑर्डर, कल्चरल टाइज, तो इन सब में भी विखंडन देखा जा रहा है, ठीक है ना। इसके बाद जो है न्यूक्लियर डिजास्टर, आप देखिए यहां पर यूक्रेन में जो चेरनोबिल डिजास्टर हुआ था उसके संदर्भ में रूस की लापरवाही से जो आप देख सकते हैं कि वहां पर भी न्यूक्लियर अटैक की बातें बार बार आ रही, तो उससे परमाणु आपदा जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं, क्योंकि वहां पर टारगेट किया जा रहा है चेरनोबिल को, है ना। इसको रशिया का एक क्या देखा जा रहा है, रशिया इसको एक स्टैंड जो है अपने पक्ष में जो है एक आयाम के रूप में देख रहा है, एक अवसर के रूप में देख रहा है, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैपोरिजिया जो वहां का न्यूक्लियर
एनर्जी जो आपका प्लांट है ना, उसमें बमबारी वगैरह की घटना जो हो रही है उससे आगे जाकर बहुत घातक प्रभाव पूरे वैश्विक संदर्भ में पड़ सकता है और इससे वैश्विक जो ग्लोबल पीस है वो भी, उसमें भी डिसरप्शन देखा जा सकता है। ठीक है, अब ग्लोबल वॉर जो है आपका टेररिज्म में, उसमें भी क्या होगा, वैश्विक आतंकवाद में जो पूरा विश्व एक साथ मिलकर चल रहा है, तो आप समझिएगा कि इस पे भी क्या फर्क पड़ सकता है। तो बिल्कुल पड़ सकता है। कैसे पड़ सकता है कि इसमें नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं, अगर उनको ये देश यूज करेंगे अपने फायदे के लिए अभी, तो बाद में उठ के फिर वो भी ये सोच लेंगे कि उनके द्वारा ही जो है राज्य में शासन स्थापित किया जाए। तो इस तरीके से वैश्विक आतंकवाद को भी बढ़ावा मिलेगा। जैसे एग्जांपल दिया इन्होंने कि भैया वर्षों से जो डोनबास जो आपका एरिया है, वहां पर रूस के समर्थन वाले जो आपके सशस्त्र नागरिक सेना है ना, उनका जो पश्चिम में जो रंगरूटो का जो सीरिया के राष्ट्रपति जो है असद की सेनाओं से लड़ने के लिए इस्लामिक स्टेट में शामिल होना, उसका एक क्या है उसका एक एग्जाम्पल है ना। तो आप समझ लीजिए कि जैसे यहां पर प्रो रशिया जो आर्म्ड मिलिटिया है जो ऑपरेटेड है, वहां पर ऑपरेशन वगैरह करती है डोनबास क्षेत्र में, वो भी इस तरीके के स्टेट को, इस तरीके के स्टैंड को ले सकती है। तो इससे क्या होगा कि जो आपके ग्लोबल वॉर जो पूरा विश्व इकट्ठा है वैश्विक आतंकवाद से लड़ने के लिए, वो लड़ाई हमारी कमजोर होगी। और यहां पर एक जो यहां पर चीज बताई जा रही है कि यहां पर इंडियन रुपी में इस जो है मजबूती देखी जाएगी। देखिए हाल ही में जो आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं रशिया वगैरह में, है ना, तो उससे क्या होगा कि वैकल्पिक व्यापारिक व्यवस्था निर्माण करने में क्या होगा, मदद मिलेगी। इसके लिए एग्जांपल जैसे S-400 जो मिसाइल है, जो डिफेंस डील है हमारी, तो उसमें भारत ने रुपया रूबल जो आपका मैकेनिज्म है उसका इस्तेमाल किया है ना। तो भारत रुपए और रूबल को स्वायत्त करेगा और उससे रूसी ऑयल को खरीदेगा, वो भी कॉस्ट इफेक्टिव होगा, है ना। उस तरीके से जो है मतलब यहां पर ट्रेड करने की जो ट्रेड डील्स वगैरह की बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप देखेंगे कि कल्चरल आइसोलेशन भी है, बिल्कुल है कि रशियन प्लेन और रशियन चीजों को आप बैन करोगे तो जो यूरोप में उसका चैनल है वो ब्रेक होगा, तो इससे कल्चरल टाइज भी जो होती है उस पर भी नेगेटिव इंपैक्ट देखा जाएगा। इसके बाद यूएनएससी की बात करेंगे हम लोग। अब देखिए यहां पर यूएनएससी की जो बात है, अब सारे के सारे मुद्दे वही हैं, पुराने हैं। यहां पर फिर से एक बार इस क्राइसिस में यूक्रेन और रशिया का जो वॉर वाला सिचुएशन बना हुआ है, जो वॉर चल रही है, तो उसमें जो है इसकी इरेलेवेंसी सामने आई है। ठीक है, तो इससे जियोपॉलिटिक्स जो है ना, उसमें भी जो है उसके ऑर्डर में भी चेंज देखा जा रहा है। नॉर्मल सी चीज देखेंगे यूएनएससी है क्या, तो भैया जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उसमें से एक है। ठीक है, और ये अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए स्थापित की गई थी। अब यही जो है, अब जिस उद्देश्य से इसको बनाया गया था उस उद्देश्य की अगर पूर्ति नहीं हो रही है तो ये क्या हो गई, इरेलेवेंट हो गई। अब दूसरी चीज यहां पर इसकी शक्तियां क्या है, तो भैया जहां पर अशांत क्षेत्रों शांति अभियान करना, अंतरराष्ट्रीय सैंक्शंस वगैरह उनके ऊपर लगाना, सैन्य कार्यवाही जो की जानी है उसको ऑथराइज्ड करना, है ना। ये अकेला ऐसा यूनाइटेड नेशन का बॉडी है जो आपका बाइंडिंग रिजोल्यूशन जो है ला सकता है मेंबर स्टेट्स पे। टोटल मेंबर स्टेट्स 193 है। जब इसको बनाया गया था तो 113 के करीब थे, वो भी देखेंगे यहां पर। इसका जो पहला सेशन हुआ था वो 17 जनवरी 1946 को हुआ था। इसमें P5 जो है परमानेंट जो आपके मेंबर्स हैं, उसके अलावा 10 और होते हैं जो रीजनल लेवल पे जो है वहां पर लाए जाते हैं 2-2 साल के टेन्योर के लिए। ठीक है ना, तो जो ये P5 है उनके पास ही वीटो वगैरह का अधिकार होता है। ठीक, उसके अलावा जो 10 होते हैं वो 2 साल के लिए रखे जाते हैं रीजनल बेसिस पे, रीजनल रिप्रेजेंटेशन को एंश्योर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहां पर आगे की ओर देखेंगे हम लोग कि यहां पर क्या है, क्या आवश्यकता थी, क्या आवश्यकता है यूएनएससी में रिफॉर्म की। सीधी बात है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस अब आज की डेट में बहुत चेंज हो गई है। जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन है ना, साउथ जो हमारा साउथ एशिया है, यहां से बहुत सारी जो है इकोनॉमीज जो है एमर्जिंग जो आपकी इकोनॉमीज है वो बाहर आ रही, जैसे कि भारत है, अफ्रीका है। और यहां पर बोला गया था कि ये सब जो बॉडीज बनाई जा रही है ये आपकी डेमोक्रेटिक है, तो यहां पर रीजनल रिप्रेजेंटेशन भी रखना था। तो यहां पर अफ्रीका से कोई भी नहीं है ना, उस तरीके की प्रॉब्लम्स पहले से ही है, तो इसमें चेंज की आवश्यकता है। दूसरा, जब से इसको बनाया गया है तो इसके मेंबरशिप में चेंज तो आया 113 से 193, लेकिन यहां पर परमानेंट मेंबर में कोई चेंज नहीं आया, उस कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया। वीटो करने का अधिकार किसी को दे ही नहीं रहे, उसको वो अपने पास बचा के रखे हुए हैं। इसके बाद यहां पर देखेंगे आप तो यहां पर जो भौगोलिक प्रतिनिधित्व है और आर्थिक, वो भी जो है उसमें भी डिस्पैरिटी बहुत ज्यादा, जो असमान वहां पर प्रतिनिधित्व है, क्योंकि यहां पर यूरोप का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा, एशिया का कम है, और अफ्रीका और साउथ अमेरिका का तो बिल्कुल भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इससे नॉर्थ साउथ डिवाइड भी देखा जाता है ना। इसमें एक फैक्ट दे रहे हैं कि 75% जो इनके कार्य हैं उनका जो केंद्र बिंदु है वो अफ्रीकन कंटिनेंट है, लेकिन वहां से कोई भी जो है परमानेंट मेंबर नहीं है। इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो
इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी है, ठीक है, उसके द्वारा जो आपका पर्यावरण क्षरण हो रहा है, वैश्विक शांति के लिए खतरा हो रहा है, इन सब मुद्दों पर भी यूएनएससी की जो है कोई रेलेवेंसी नहीं देखी जा रही, इसलिए बोला जा रहा है कि भैया इसको आप चेंज करो, है ना, इसके ऑर्डर में चेंज करिए आप, ऐसा बोला जा रहा है। नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद इंडिया के परमानेंट मेंबरशिप के लिए बहुत सारे तर्क हैं, बहुत पुराना है ये टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा के लिए। और ये इसमें बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ टोटल पॉपुलेशन 1/6 है, हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में एक है ना। उसके बाद हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी है, जिसमें हमने यूके और फ्रांस को पीछे छोड़ दिया है। ट्रिपल पी की टर्म्स में देखें, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में तो हमारी जीडीपी की रैंकिंग 3rd है, ठीक है। इसके बाद हम रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, वर्ड देख रहे हैं आप, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, और 3rd लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर भी है ना, जहां पर हम खर्च करते हैं, व्यय करते हैं यूएसए और चाइना के बाद। इसके बाद पीस कीपिंग जो ऑपरेशंस यूएन के होते हैं उसमें भी हम लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है, और लगभग 2 लाख जो हमारी ट्रूप्स है वो सर्व किया है उन्होंने मोर देन 40 मिशंस में, जब से यूएनएससी एस्टैब्लिश किया गया। इसके बाद सीनियर सिटीजन की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इनको जो है वरिष्ठ नागरिकों का जो है उन पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं, जो हम देखते हैं ना कि समाज के वंचित वर्ग, तो उसमें हम जो टॉपिक्स पढ़ते हैं सोशल इशू में, तो चिल्ड्रन पढ़ते हैं, वुमेन पढ़ते हैं, एससी एसटी ओबीसी ट्राइब्स इनको पढ़ते हैं, है ना, ट्रांसजेंडर्स को पढ़ते हैं, डिसेबल्ड को पढ़ते हैं, और वहीं पर एल्डरली पीपल को भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इनकी जो आपके इनके सुरक्षा के लिए, इनके कल्याण के लिए भारत सरकार बहुत सारे इनिशिएटिव्स और प्रोग्राम्स को रन कर रही है, उसको देखेंगे हम लोग। तो यहां पर 2011 का जो सेंसस है, इंपॉर्टेंट डेटा अपने पास रख लीजिएगा, यहां पर लगभग 104 मिलियन एल्डरली पर्सन है ना, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और इनके नंबर में 1951 से लेके 2011 में जो इंक्रीमेंट देखा गया है 5.5 से 8.6 है, और ये माना जा रहा है कि 2050 तक जो वृद्धों की संख्या होगी वो 19% तक बढ़ जाएगी। इसका कारण क्या है कि अभी सबसे ज्यादा युवा है, तो वही तो बुजुर्ग होंगे, तो उनकी भी तो संख्या बढ़ेगी ना, जैसे अभी चाइना उस समस्या से जूझ रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। अब इसके बाद इनकी देखभाल की आवश्यकता क्यों है, तो भैया है ना, क्योंकि वो ही तो रीढ़ होते हैं हमारे यहाँ, जो व्यक्तित्व का निर्माण, संस्कार का निर्माण, और सारी चीजों को समझिएगा कि ये भौतिकवाद ही है कि जब जिस व्यक्ति की प्रासंगिकता खत्म हो गई तो उसको हमने निकाल के बाहर कर दिया। इसका मतलब ये कि हम उसको वस्तु, है ना, वस्तु की तरह ट्रीट कर रहे हैं, है ना। ये जो है ओवरऑल पूरी जो समाज में एक नैतिक पतन का दौर है। नैतिकता को थोड़ा सा अलग टाइप से लीजिएगा, वैल्यू सिस्टम को देखिए आप, वो आपका डिग्रेड हो रहा है। कारण क्या है कि हम बोलते हैं कि ये रैशनलाइजेशन है, हम प्रैक्टिकल हो गए, प्रैक्टिकल सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए हुए हम, है ना, इस डोमेन में आप सोचिएगा। तो यहां पर बोला जा रहा है कि इनकी आवश्यकता की क्यों आवश्यकता है, तो सबसे पहले अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे यहां कम हो रहा है, ठीक है। तो भविष्य में कुल जनसंख्या में वृद्धावस्था की हिस्से में वृद्धि होगी, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जब नई संतति का जन्म कम होगा तो पुरानी संतति जो है वो उसके प्रपोर्शन में बढ़ेगी, तो क्या होगा, उससे उनकी वृद्धावस्था की जो आपकी जनसंख्या है उसमें वृद्धि होगी, है ना। उसके बाद न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट है, उसके कारण जो है इनको केयर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आज जो है कपल शादी करके बोलते हैं कि भैया हमको न्यूक्लियर फैमिली में रहना है ना, एलियनेशन में रहना है। उसके कई सारे रीजंस भी होते हैं कि वो ये बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि हम जॉब कर रहे हैं बाहर है, तो वही व्यक्ति जो आपके बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी केयर कौन करेगा, तो बहुत सारे लोगों को ओल्ड एज होम्स में भेज दिया जाता है ना। ये सब समस्याएं रेगुलर देखी जा रही हैं, है ना। तो सिक्योरिटी का उनको जो है सिक्योरिटी का भी खतरा रहता है, सुरक्षा का, क्यों, क्योंकि इजी टारगेट होते हैं क्रिमिनल्स के लिए, है ना। तो दूसरा ये न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट आ गया। तीसरा कि इनमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो है वो बढ़ रही, कारण क्या है कि इम्यूनिटी कम है, उनकी केयर जो है अप्रोप्रिएट नहीं की जा रही है ना। अपेक्षित रूप से जिस हिसाब से सुरक्षा की जो है उनको जरूरत होती है तो वो नहीं मिल पाती, तो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी कम होता है, तो उससे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज भी बढ़ रही है। एक जो आपकी रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर की, उसने बताया है कि जो आपके नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है उसमें 1990 में 30% से 2016 में 55% तक की ग्रोथ देखी गई है। इसके बाद यहां पर जो एल्डरली पीपल्स है, एल्डरली जो पीपल्स है उनके संदर्भ में जो आपका फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी कमी है, इससे उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है, तो उनका सोशल इंटरेक्शन कम हो जाता है, तो उनके लिए जो स्वतंत्रता और कल्याण की भावना वो भी कम हो जाती है, तो उनका कॉन्फिडेंस भी कम होता है ना। और वो एक अवसाद की अवस्था में भी चले जाते हैं। बहुत सारी चीजों को आप देखिएगा, जैसे बच्चे को केयर की आवश्यकता होती है वैसे बुजुर्गों को भी होती है, एक एज के बाद, है ना, वो होता है। और उस समय जो है इरिटेशन होती है ना युवाओं को, क्योंकि अब तो उनका जो है रेलेवेंसी खत्म हो गई, क्योंकि अब मतलब की नहीं रह गई। ये सब चीजें बढ़ रही हैं भारत देश में, है ना। तो यहां पर आप देखेंगे कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज भी उनके साथ बढ़ रहे हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं वो लोग, ठीक। उसके बाद
जो वृद्धाश्रम है, जो आपके ओल्ड एज होम्स है, वृद्धाश्रम है, उनके विनियमन और जो वित्त पोषण है उसमें भी अभाव देखा जाता है ना। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बहुत सारे हैं। राष्ट्रीय वयोश्री योजना है जिसके द्वारा इनको फिजिकल एड्स वगैरह प्रोवाइड की जाती है, एल्डरली जो पीपल्स होते हैं, जो बिलोंग करते हैं आपके बीपीएल कैटेगरी में, ठीक बात है। इसके बाद इंदिरा गांधी जो ओल्ड एज पेंशन स्कीम 1995 में जो आपके सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लाया गया था उसी के अंतर्गत है। इसमें मंथली पेंशन दी जाती है 200 रुपए, जिनकी एज 60 से 79 है, बीपीएल कैटेगरी में है, उनको जो है पेंशन दी जाती 200 रुपए, और जब वो 80 इयर्स के हो जाते हैं तो 500 पर मंथ। लेकिन इस पैसे से उनको क्या मिलेगा ये सोचने की आवश्यकता है सरकार को, क्योंकि आप इन्फ्लेशन देखिए तो किस स्तर पे है, 2000 के स्तर से आज आप कंपेयर करके देखिए, है ना। जहां 2000 रुपए का सोना था वहां 55,000 का। एक इन्फ्लेशन देखने के लिए मैं आपको तरीका बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जांपल है, ये नहीं कि अब गोल्ड को ही देख के सारी चीजों को देखें हम। तो यहां पर जो तीसरा यहां पर पॉइंट है कि प्रधानमंत्री जो वयो वंदना योजना है, ये सीनियर सिटीजन के लिए, 60 साल और उनसे अबव वालों के लिए, इनके लिए वेलफेयर फंड भी बनाया गया है ना। अटल वयो अभ्युदय योजना भी है, अटल पेंशन योजना है जिसको लॉन्च किया गया 9 मई 2015 में, है ना। इसमें जो सिटीजन को इनरोल किया जाएगा, जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया 18 से 40 ईयर्स है, और उनके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, है ना, बैंक में या फिर पोस्ट ऑफिस में। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। इसको समझिएगा कि यहां पर आरबीआई ने बोल दिया कि आप फिक्स कर सकते हो इंटरेस्ट रेट, लेकिन वो एक्सप्लॉइटेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप में वो हाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती ही है एनबीएफसी वगैरह की, आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा। और कोलैटरल फ्री देना है, लेकिन परेशान किया जाता है वहां पर, है ना, नहीं मिलता आसानी से, है ना। ये प्रैक्टिकल चीज है, किताबों में अलग चीजें हैं, प्रैक्टिकल अलग है, ठीक। अब यहां पर सूक्ष्म वित्त प्रदान करने वाले संस्थानों को बोला जाता है क्या, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक। और इसमें जो है ये काफी वृद्धि देखी गई है, नए नए जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस आए हैं अभी लगातार। इससे जो है पिछले 2 दशकों में इनमें वृद्धि देखी गई है, और क्रेडिट का जो फ्लो है वो भी बढ़ा है। अब जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं वो कौन कौन जो है माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं उनके अंतर्गत स्मॉल फाइनेंस बैंक है, आरआरबी वगैरह हो गया, कोऑपरेटिव बैंक हो गया, एनबीएफसी हो गया, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गया, है ना, जिनको आप एनबीएफसी के रूप में जो वहां पर क्या करते हो, रजिस्टर करते हो, ठीक है ना। इसके बाद माइक्रो फाइनेंस है क्या, तो एक तरीके का फाइनेंशियल सर्विस है जो प्रोवाइड करेगा स्मॉल लोन, है ना, और किनके लिए, जिनका लो इनकम हाउस होल्ड्स हो उनको, मतलब पुअर लोगों को, गरीब लोगों को जो है वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये लाया गया। इसके बाद ये एक तरीके का आर्थिक आयाम है जो प्रमोट करता है वित्तीय समावेशन को, और ये किसके लिए है, तो जिनकी आय कम है ना, उनको पॉवर्टी से निकालने के लिए। उसके बाद ये ओवरऑल जो है उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स को भी बढ़ाता है ना, बढ़ाएगा ही। जब उनकी आय बढ़ेगी तो जीवन स्तर में भी सुधार होगा, ठीक। उसके बाद आप देखिए यहां पर कि जो ये फैसिलिटेट करता है नेशनल पॉलिसी को किस तरीके से, कि जो हमारे यहाँ गरीबी उन्मूलन का हमारा लक्ष्य है उसको, जो वुमेन एम्पावरमेंट का है उसको, और यहाँ पर वल्नरेबल सेक्शन को सहायता भी मिलती है ताकि उनका फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, तो सोसाइटी में इंक्लूजन होगा, जो हमारी समाज में मुख्य धारा विकास की उससे संपृक्त होकर उनका जीवन स्तर अच्छा होगा, है ना। तो उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगी और उससे ओवरऑल देश का विकास देखा जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहां पर इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये केवल लो इनकम हाउस होल्ड्स को दिया जाता है ये लोन, है ना, मतलब ये दिया जाता है उनको, और इसमें जो है लोन की वैल्यू भी कम होती है, बिना कोलैटरल के दिया जाता है, शॉर्ट टर्म टेन्योर्ड लोन है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी देखी जाती है ना, ठीक है, और रीपेमेंट के लिए, ठीक। और ये इनकम जनरेटिंग टूल भी है ना। इसके बाद जो है और उसी लिए दिया जाता है लोन। इसके बाद इशू और चैलेंज क्या है, तो एनपीए बढ़ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आरबीआई के जो दिशा निर्देश है उनके अभाव में बहुत ज्यादा ब्याज दर वसूलते हैं। इसमें वसूली के लिए जो है, जो आपकी अमानवीय, जो आपकी बाध्यकारी, या आप ऐसा सोचिए कि दांडिक कार्यवाही टाइप की चीजें भी ये लोग करते हैं। बहुत सारे क्रिमिनल्स को यहाँ पर रिकवरी के लिए रखा जाता है ना। तो यहाँ पर फोर्स रिकवरी की टेक्निक्स को अपनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड और नॉर्म्स को जो है नहीं फॉलो किया जाता है लोन देते समय, ठीक। और इसमें बहुत सारा बाधा देखा गया कोविड-19 के दौरान, क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच आया वहां पर। इसके बाद यहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करेंगे, तो अभी जो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने अभी रिलीज किया एक प्रेस नोट, जिसमें बोला गया है कि भैया अभी जो है डिटेल्ड स्टेप्स जो है हमको यहां पर लेने हैं, किसके लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए, ठीक, संरक्षण के लिए। आप समझिएगा कि ये आपका सबसे हैवी, वन ऑफ द हैवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और ये आपका कहां पाया जाता है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में। बताइएगा जरा कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी जो पॉपुलेशन है ये ज्यादातर भारत में राजस्थान और गुजरात में देखी जाती है। इसकी थोड़ी सी कम पॉपुलेशन जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्रा में भी देखी जाती है। इसका साइंटिफिक नेम जो है एडियोटिस,
क्या है, नाइग्री सेप्स बोलते हैं इसको, है नाइग्री सेप्स, है ना, देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन। इसमें ब्लैक क्राउन होता है इसके, है ना, फोरहेड पे, ठीक है, और जो जिसका आप देखेंगे कि यहां पर जो पेल नेक और हेड भी होता है इसमें, ठीक है, पीली गर्दन और सिर के रंग के सामने होता है, जिसमें काले रंग का मुकुट लगा होता है इसके माथे पे। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, देख जाइएगा इसकी पिक समझ में आ जाएगी, कभी पूछा नहीं जाएगा। उसके बाद यहां पर ये किस तरीके का आहार लेते हैं, तो इनकी जो फीडिंग होती है वो ग्रास सीड्स पे, इंसेक्ट्स पे, कभी कभी ये स्मॉल रोडेंट्स और रेप्टाइल्स को भी का भी भक्षण करते हैं। स्टेट बर्ड है राजस्थान का, फ्लैगशिप स्पीसीज है, जो पूरी एरिया की या जहां पर वो रहता है, जिस जगह वो रह रहा है ना, निके क्या होता है बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जहां पर इसका हैबिटाट है, जहां पे ये रह रहा है, तो उसको उस स्पीसीज को फ्लैगशिप बोलते हैं, फ्लैगशिप स्पीसीज बोलते हैं, जिसके कारण वहां की बायोडाइवर्सिटी एनरिच्ड होती है ना, जो सपोर्ट करता है वहां पर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को, जैव विविधता संरक्षण को, ठीक है ना, जैसे कि बंगाल टाइगर हो गया, एशियन एलिफेंट हो गया, देखेंगे आगे ये बताया जाएगा। इसके बाद ये आपका लिस्टेड है शेड्यूल 1 में, जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का। इसके बाद IUCN की जो रेड डेटा बुक है उसमें क्रिटिकली इंडेंजर्ड है ये, और साइट्स की अपेंडिक्स 1 में इसको लिस्टेड किया गया है। ये तीनों फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। इसके बाद फ्लैगशिप स्पीसीज मैंने पहले ही बता दिया, है ना, कि ये बायोडाइवर्सिटी को, जो आपका बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन उसको सपोर्ट करने वाला, उसको रेज करने वाला एक स्पीसीज होता है ना, जो आपका की रोल प्ले करता है वहां पर, ठीक। ऐसे ही जो होता है आपका इंडिकेटर स्पीसीज भी होता है ना, की स्टोन जो है आपकी स्पीसीज भी होती है। ये सब टर्मिनोलॉजी है, और शंकर IAS की जो सीरीज है हमारी, उसमें जो है बहुत अच्छे से इसको डिटेल में बताया भी गया है, ठीक है, इसको देख जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। अब प्रीलिम्स आ रहा है, एनवायरमेंट हमको देखना है, वो आपका फेवरेट टॉपिक है किसका, UPSC का। तो ये इशू क्या है इसमें, इशू ये है, सबसे पहला सारी जगह आप देखेंगे इशू पहला आएगा इंक्रोचमेंट, किसमें, ब्रीडिंग में, विंटरिंग ग्राउंड जो है आपका, है ना, जैसे अबाधित जो आपकी चराई है, मतलब बहुत ज्यादा जो इंक्रोचमेंट किया जा रहा है जमीन का कृषि के लिए, वहां पर चराई वगैरह किया जा रहा है ना, उसके कारण शीतकाल में जो मैदानों पर अतिक्रमण हो रहा है, घास के मैदानों पर जो आपका पवन चक्की विद्युत स्टेशन का निर्माण, रहवासी जो क्षेत्र बनाए जा रहे हैं, इसके अलावा जो है इंडियन मस्टर्ड का निम्न प्रजनन स्तर भी देखा जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर इनकी पोचिंग वगैरह की जो समस्या है वो हर जगह आप लिख सकते हैं, शिकार किया जाता है इनके भक्षण के लिए, ठीक है ना, और ग्रास लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक। इसके बाद जो इनका आपका फूड था, तो जब हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल पैटर्न चेंज हुआ उससे भी फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल बाजरा और जवार की जो खेती वगैरह होती थी वो नहीं हो रही है, तो इससे जो है इनके जो आपके भक्षण का जो आपका फूड है, खाद्य पदार्थ जो इनका है, उसमें भी कमी आ रही है, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखेंगे कि कीटनाशकों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे कीड़ों की कमी हो रही है, और जिन कीड़ों को ये खाते थे अगर उनका आहार कम हो जाएगा तो इनकी भी संख्या कम हो जाएगी, ठीक। इसके बाद जो हाई वोल्टेज जो आपकी पावर लाइंस होती हैं अक्रॉस द ग्रासलैंड, उसके कारण भी इनमें कमी देखी जा रही है। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव्स क्या है, तो राजस्थान के कोटा जिले में इनके जो आपके संरक्षण के लिए प्रजनन केंद्र की स्थापना के लिए उस साइट को आइडेंटिफाई किया गया है। इसके बाद यहां पर जो भी इंपॉर्टेंट हैबिटाट है इनका, इसको नेशनल पार्क और सेंचुरीज के रूप में वहां पर आइडेंटिफाई किया गया है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो केंद्र प्रायोजित योजना है वन्य जीव आवास विकास के घटक प्रजाति पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम, क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो आपकी हैबिटाट है उसका जो कंपोनेंट है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, उसके अंतर्गत भी कंजर्वेशन किया जा रहा है। इसके बाद जो मिनिस्ट्री हमारी, उसने एक टास्क फोर्स भी बनाया है, ठीक है, जो आपका इको फ्रेंडली इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे, पर्यावरण के अनुकूल उपायों का सुझाव दे, है ना, इनके लिए, जहां पर जो विद्युत पारेषण अवसंरचना का जो है प्रभाव कम हो, है ना, और इनका संरक्षण हो सके। तो ये नॉर्मल से पॉइंट है, देख जाइएगा इसको। इसके बाद आगे की ओर चलेंगे, नेक्स्ट फेज जो हमारा है ये वो आपका MCQ से रिलेटेड है। पहला जो MCQ है इसमें जो है आपका किसके बारे में क्वेश्चन है, स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना कौन सा ट्रू है। तो पहला ये कि वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स जो है ऑब्जर्व किया जाता है 15 मार्च को, बिल्कुल ठीक है। इस साल का जो थीम था वो फेयर डिजिटल फाइनेंस था, बिल्कुल ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा ये है कि इंडिया सेलिब्रेट करता है नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर को, ठीक है। इसके बाद जो ये भी सही है, और लास्ट जो आपका स्टेटमेंट है कि इसका जो समाधान करते हैं, यहां पर जो भी शिकायतें आती है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ द अबव होगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, है ना। 3 टियर में है ये आपका, ये आपको पता होगा, ये एक्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहां पर इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन
फ्रॉम द कोड गिवंस बिलो। तो पहला यह कि नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस जो है हर साल 14 मार्च को मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है भैया, मनाया जाता है। उसके बाद दूसरा यह कि ये जो आपका वर्ष नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्यवाही दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक है और सही पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर आपका बोथ आर करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।